देखो हम लोग इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर। और आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इलास्टिसिटी पे आने से पहले हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा है थ्योरी ऑफ डिमांड। और जब हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड तो इसमें हम लोग पढ़ के आए हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये चैप्टर और ये चैप्टर में अलग क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अलग क्या है। तो देखो जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड में जो आप पढ़ के आए हो वहां पे आप सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज की बात करते हो, डायरेक्शन ऑफ चेंज कि हाउ डिमांड विल चेंज। वहां पे बात होती है हाउ हाउ डिमांड विल चेंज। अगर हम कह रहे हैं प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा या कम होगा, कैसे चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ चेंज की बात होती है। लेकिन जब हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है, ये बात करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज का मतलब होता है हाउ मच। भाई आपने डिमांड चैप्टर में ये तो पढ़ लिया कि डिमांड कैसे चेंज होगा, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में अब आप उस चीज को मेजर करोगे कि डिमांड कितना चेंज होगा। ये बात कर रहा है कैसे चेंज होने की और ये बात कर रहा है कितना चेंज होगी। आपने कहा प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेजर करेगा कि अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती तो कितना कम होगी। ठीक, तो इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है ये सब लोग समझ गए, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ चेंज और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज याद रखना। अब आते हैं वर्ड इलास्टिक की। जब बात करते हैं इलास्टिसिटी जो वर्ड है, ये इलास्टिसिटी जो वर्ड है वो इलास्टिक वर्ड से बना है। और इलास्टिक सबको पता है कि हम लोग जब छोटे से थे हम लोग पैंट पहनते थे उसमें इलास्टिक पड़ा रहता था, सबको पता है ना, इलास्टिक उसमें पड़ा रहता था। और उस पैंट की खासियत क्या होती थी कि जिस पैंट में इलास्टिक रहता था वो स्ट्रेचेबल होती थी, ठीक है, वो स्ट्रेचेबल होती थी। तो यहाँ पे भी जब हम लोग डिमांड की इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो डिमांड में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डिमांड में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है। भाई डिमांड चेंज तो हो रही है, बात समझो, डिमांड चेंज तो हो रही है, तो डिमांड में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो जो चेंज हो रहा है वो थोड़ा हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, मतलब डिमांड में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। भाई ये जो वर्ड इलास्टिक है ये फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप डिमांड की फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हो कि डिमांड में फ्लक्चुएशन, अब आप करो डिमांड चेंज होगा, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगा, आपने ये बात तो कर दी कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगा या प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगा। ये बात कर रहा है कितना, और ये फाइंड करने की कोशिश करता है कि किस कमोडिटी में कितना, थोड़ा चेंज होगा या ज्यादा चेंज होगा। भाई आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हो, आप स्ट्रेचेबिलिटी की बात कर रहे हो, स्ट्रेचेबिलिटी बोल दो, आप फ्लेक्सिबिलिटी बोल दो, ये सारे वर्ड एसोसिएटेड हैं किससे, इलास्टिक से। ये सारे वर्ड किससे एसोसिएटेड है, इलास्टिक से। तो जब आप बोलते हो इलास्टिक वर्ड, याद रखो जब आप इलास्टिक वर्ड बोलते हो तो इसका मतलब मालूम क्या होता है, मोर फ्लक्चुएशन, वो ज्यादा स्ट्रेचेबल है, उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा आएगा जब आप इलास्टिक वर्ड बोलते हो। और अगर किसी चीज में फ्लक्चुएशन कम आएगा तो उसके लिए आप वर्ड का यूज करोगे इन इलास्टिक। इन इलास्टिक वर्ड का मतलब होता है लेस फ्लक्चुएशन। तो इस चैप्टर में हम लोग यही चीज पता करने की कोशिश करते हैं कि डिमांड चेंज तो हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज मतलब कितना चेंज हो रहा है। अब कितना चेंज हो रहा है तो उसमें हम बेसिकली क्या जानना चाहते हैं, थोड़ा चेंज हो रहा है कि ज्यादा चेंज हो रहा है। मोर फ्लक्चुएशन मतलब ज्यादा चेंज होना, तो हम कहते हैं डिमांड इलास्टिक है। लेस फ्लक्चुएशन मतलब डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं डिमांड इन इलास्टिक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है इलास्टिसिटी। पहला टर्म ही क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
अभी इसको हमें डिफाइन करना है। एक चीज समझो, जब आप बोल रहे हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये एक जनरल टर्म है। जनरल क्यों है अभी हम बताते हैं। इसकी डेफिनेशन ही है, इट मेजर्स डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड with respect to its determinants। अभी आप डेफिनेशन में देखो जरा, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसकी जरूरत नहीं है, समझ जाओ। सबसे पहले समझो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस तो हम समझ गए, रिस्पॉन्सिवनेस तो हम समझ गए। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है रिस्पॉन्ड करना, कि डिमांड रिस्पॉन्ड कर रहा है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कितना रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्ड करेगा, किस बेसिस पे, किस लिए रिस्पॉन्ड करेगा, विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे एक वर्ड हमने मिस कर दिया है, एक सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू, इसको हम यहां ले आ रहे हैं, चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट। विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट, कि उसके किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उस डिटर्मिनेंट के चेंज होने से डिमांड चेंज होता है। ये तो हम लोग पढ़ गए हैं थ्योरी ऑफ डिमांड में। इलास्टिसिटी क्या मेजर कर रहा है, कि डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब कितना चेंज होगा। अब हमने कहा था ये जनरल टर्म है, देखो आपने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट वर्ड यूज किया है। डिटर्मिनेंट तो कोई भी हो सकता है, आपने इतने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, तो हम लोग 3 डिटर्मिनेंट पे फोकस करेंगे। एक प्राइस पे, दूसरा इनकम पे, तीसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे। भाई डिटर्मिनेंट तो कोई भी हो सकता है, तो हम लोग 3 डिटर्मिनेंट पे फोकस करेंगे, प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू प्राइस मेजर करोगे, जब ये इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस मेजर करोगे, तो वो कहलाएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये स्पेसिफिक हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब आप विद रिस्पेक्ट टू इनकम मेजर करोगे तो ये कहलाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मेजर करोगे, कहीं पे भी रिलेटेड गुड्स आता है, हम क्रॉस वर्ड यूज करते हैं, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो हमने कहा ना, ये जनरल टर्म है। ये क्या है, ये जनरल है। जनरल क्यों है, क्योंकि यहां पे आप कोई एक स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहे हो, ये बस एक जनरल लेवल पे बात करता है कि इलास्टिसिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है उसको मेजर करता है, तो ये जनरल है। तो कभी भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाए तो वहां किसी एक डिटर्मिनेंट को नहीं स्पेसिफाई करना है, ठीक है, आपने बस लिख दिया डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब उसके अंदर कि इलास्टिसिटी कितने तरीके की होती है, इलास्टिसिटी 3 तरीके की होती है, एक प्राइस इलास्टिसिटी, एक इनकम इलास्टिसिटी और एक क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इनकी डेफिनेशन अगर आप इसी से बनाना चाहो तो बना सकते हो, बार बार डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। और क्रॉस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। चारों की डेफिनेशन आपने एक डेफिनेशन से बना लिया। ये हो गया टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी, उसके टाइप्स वो ये 3 है, और फिर फर्दर इनके टाइप्स होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स अलग, इनकम इलास्टिसिटी के टाइप्स अलग, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के इलास्टिसिटी के टाइप्स अलग, जिसमें सबसे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी की सिर्फ मीनिंग और टाइप्स पढ़ेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी की सिर्फ मीनिंग ऑफ टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन प्राइस की मीनिंग, टाइप्स, मेथड और
फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सब पढ़ेंगे, ये पूरा डिटेल में आना है, इनके सिर्फ मीनिंग और टाइप्स है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी ये चीज ध्यान रखोगे कि प्राइस इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी दोनों सेम चीज नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी उसका टाइप है, तो डेफिनेशन में क्या चीज का ध्यान रखना है, तीनों की डेफिनेशन भी याद हो गई होगी, उसकी डेफिनेशन कभी गलत ना लिखना, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी से, जो डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा लिख लो, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का भी है और प्राइस इलास्टिसिटी आगे चल के सप्लाई का भी होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो इसका एक सिंबल है स्मॉल ई और यहां पे पी, ये इसका सिंबल है, ठीक है। डेफिनेशन हमने बता ही दिया, क्या डेफिनेशन हमने बताई? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो इसको मेजर करने के मेथड भी हम लोग को पढ़ने हैं, इसके टाइप्स भी पढ़ने हैं और इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग भी पढ़ना है, जिसमें एक मेथड जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जिस पे बेस हम लोग न्यूमेरिकल भी करते हैं, वो है परसेंटेज मेथड, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला बनता है जो परसेंटेज मेथड वाला, हम लोग का न्यूमेरिकल भी आना है। वो क्या कहता है? EP इज इक्वल टू परसेंटेज change in quantity demanded upon percentage change in price। ये एक कॉमन फॉर्मूला है इसको मेजर करने का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। डेफिनेशन सबको क्लियर है, सिंबल सबको क्लियर है। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ये परसेंटेज मेथड होता है। तो अभी हम मेथड पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस एक चीज ध्यान दो कि आप चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस का, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का एक रेशियो ले रहे हो। और हमें पता है कि हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो सब नॉर्मल गुड्स के केस में पढ़ेंगे। ये पूरा प्राइस इलास्टिसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं वो नॉर्मल गुड्स के केस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल गुड्स में हमने पढ़ा है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। नॉर्मल गुड में हमने क्या पढ़ा है? प्राइस और डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है कि हमने कहा प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस 10 थी, क्वांटिटी 100 था, प्राइस 12 हुआ तो क्वांटिटी 80 हुआ। फॉर एग्जांपल, इसमें एक आपका ओरिजिनल प्राइस है और एक न्यू प्राइस है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी है। जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो ना, फॉर्मूला फाइंड को यूज करते हो, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का होता है चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, ठीक है। जिसमें आप 100 हटा दो। मेन हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं आप उस पर ध्यान दो, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, ये है। अब देखो चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें चेंज अगर फाइंड करना है तो हम फाइंड करते हैं न्यू माइनस ओल्ड, यही तो फाइंड करते हैं। तो अगर आप इसको देखो न्यू ओल्ड, तो चेंज इन प्राइस, ये सबको पता है सिंबल चेंज का होता है P फॉर प्राइस, न्यू माइनस ओल्ड, आंसर क्या आ गया 2। और चेंज इन क्वांटिटी न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड यानी कि 80 माइनस 100 जो कि हो गया -20। तो हम आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड में इनवर्स रिलेशन होता है, नॉर्मल गुड में इनवर्स रिलेशन होता है। तो कभी भी जब हम प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में देखो आपका एक आंसर नेगेटिव में आया है,
तो ओवरऑल जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। क्यों, उसका रीजन हमने यहां पे समझा दिया, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, तो जब भी हम इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो कोई एक हमेशा माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, जिससे ओवरऑल आंसर हमेशा मेरा नेगेटिव में आएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज नेगेटिव, तो हमारा एक सिंपल सा आंसर होना चाहिए बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो अगर उसके फैक्टर के साथ इनवर्स रिलेशन है तो प्राइस इलास्टिसिटी या कोई भी इलास्टिसिटी वो हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, ये किसी भी इलास्टिसिटी पे एप्लीकेबल होता है, याद रखना। अगर उसके फैक्टर के साथ, डिमांड के उस फैक्टर के साथ नेगेटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, नेगेटिव रिलेशन होता है, समझे, इनवर्स रिलेशन। तो डिमांड का अगर उस फैक्टर के साथ इनवर्स रिलेशन है तो इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होगी। तो यहां पे आप ध्यान दो, हम लोग क्योंकि नॉर्मल गुड्स ही पढ़ेंगे, नॉर्मल गुड में इनवर्स रिलेशन होगा, इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर हम कोई एक्सेप्शन ले लें, इंफीरियर गुड लाइक गिफ्ट गुड्स, अगर हम गिफ्ट गुड्स पे आ जाएं तो हम लोग को पता है गिफ्ट गुड्स के केस में वो एक एक्सेप्शन होता है डिमांड का, जहां पे इनवर्स रिलेशन ना होके प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो वहां पे अगर आप इलास्टिसिटी फाइंड करोगे तो वो इलास्टिसिटी नेगेटिव की बजाय क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो गिफ्ट गुड्स के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन नहीं होता है बल्कि डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में गिफ्ट। हाँ, तो क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, वहां पे पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। चल भाई, अब देखो जरा, आपने फॉर्मूला पुट करके वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब वैल्यू तो एक लंबी रेंज है ना, कुछ भी आ सकता है। उसका हम करें तो क्या करें, आपने कोई चीज फाइंड किया है उसको मीनिंगफुल बनाना होगा ना। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ताकि इलास्टिसिटी जब आप फाइंड करो उसकी बहुत सी वैल्यूज आएगी, तो उन वैल्यूज को एक दूसरे के कंपैरिजन में आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स या फिर डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, टाइप्स या फिर डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। और आपने टोटल 5 टाइप्स सेट कर दिए, क्योंकि मीनिंगफुल बनाना था ना। अब मान लो वैल्यू आपका 10% आ गया, 20% आ गया, ठीक है, सॉरी 10 और 20% तो नहीं, क्योंकि रेशियो में लोगे ना, ऊपर परसेंटेज चेंज इन डिमांड होगा, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा। तो वैल्यू 0 भी आ सकता है, वैल्यू 1 भी आ सकता है, वैल्यू 2, 4, 5 भी आ सकता है, वैल्यू जो है 0.1, 0.2, 0.4 भी आ सकता है। तो हम इससे क्या समझें, कुछ समझना पड़ेगा ना। तो आपने उससे कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए और आपने डिग्रीज बना ली। डिग्रीज बनाई जिसमें याद रखना हमने तुम लोग को बताया था 2 वर्ड, एक होता है इलास्टिक और एक इनइलास्टिक होता है। मेन 2 याद रखो, इलास्टिक और इनइलास्टिक। हमने इलास्टिक का मतलब क्या बताया, डिमांड में ज्यादा फ्लक्चुएशन होना, और इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, डिमांड में कम फ्लक्चुएशन होना। किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा और किसके रिस्पेक्ट में कम, ऑब्वियसली बात है, प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ लो तो प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड का ज्यादा चेंज होना या प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड का कम चेंज होना। विद रिस्पेक्ट टू प्राइस होता है, डेफिनेशन ही है ना, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो अगर प्राइस के रिस्पेक्ट में ज्यादा चेंज हो रहा है तो इलास्टिक, और प्राइस के रिस्पेक्ट में कम चेंज हो रहा है तो इनइलास्टिक। इसी इलास्टिक का एक और नाम होता है रिलेटिव इलास्टिक, और इसका होता है रिलेटिवली या रिलेटिव इनइलास्टिक। इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है रिलेटिवली लेस इलास्टिक, रिलेटिवली मोर इलास्टिक। इसको मोर इलास्टिक, इसको लेस इलास्टिक, या फिर इसको मोर देन यूनिट या मोर देन यूनिटरी बोलते हैं, और इसको लेस देन यूनिटरी बोलते हैं। याद रखना, ये रिलेटिव वर्ड से कंफ्यूज मत होना, वो इसी को बता रहा है, क्योंकि हमने कहा ना प्राइस के रिस्पेक्ट में चीजें हो रही हैं,
तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, तो इट इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक, इट इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक, ऐसे बोला था रिलेटिवली मोर इलास्टिक, मतलब डिमांड में प्राइस के रिस्पेक्ट में ज्यादा चेंज हो रही है। रिलेटिवली लेस इलास्टिक मतलब डिमांड में प्राइस के रिस्पेक्ट में कम चेंज हो रही है। ये दो हो गए। अब इनका एक्सट्रीम वर्जन भी होता है। इलास्टिक मतलब ज्यादा चेंज होना, एक्सट्रीम अगर पहुंच गया तो वो होता है परफेक्टली इलास्टिक, एकदम एक्सट्रीम, ज्यादा का एक्सट्रीम इनफाइनाइट, और इन इलास्टिक का एक्सट्रीम होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, और इन दोनों के बीच में एक मॉडरेट होता है यूनिटरी इलास्टिक। तो टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 डिग्रीज हैं या टाइप्स हैं। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक या रिलेटिवली मोर इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक, इन इलास्टिक या रिलेटिवली लेस इलास्टिक या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, और परफेक्टली इन इलास्टिक। तो सबसे पहले हम ये 3 बताएंगे क्योंकि बताने में सिंपल हैं, और फिर इन दोनों को समझाएंगे कि क्लास को हम जल्दी से खत्म करना चाहते हैं, लाइट आ नहीं रही और मेरी हालत खराब है गर्मी में। देखो सबसे पहले इलास्टिक, तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था जो फॉर्मूला लिखा था इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला था? शॉर्ट में हम लिख रहे हैं ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। शॉर्ट में किसी को दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी इलास्टिक डिमांड का मतलब हमने क्या बोला? व्हेन चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका क्या मतलब है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज, क्वांटिटी की नहीं बात कर रहे हैं। प्राइस तो मान लो 10 और 15 है तो 5 ही रुपए होगा, क्वांटिटी 1000 से 2000 हो गई, बहुत ज्यादा हो गया। परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमेशा इलास्टिक डिमांड के केस में, विच मीन न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू 10 ले ली फॉर एग्जांपल, न्यूमरेटर हमेशा इससे बड़ा होगा, आप चाहे 11 रख लो या फिर आप 12 रख लो, आंसर जो आ रहा है 1.1 1.2 मींस आंसर जो आएगा यहां पे वो हमेशा मोर देन 1 आएगा, इसलिए इसको मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी कहते हैं, मोर देन 1। तो इलास्टिक डिमांड के केस में वैल्यू हमेशा क्या होगी? मोर देन 1। तो अगर हमने प्राइस इलास्टिसिटी फॉर्मूला आगे फाइंड करी और वैल्यू मोर देन 1 आ गई, 1.2 1.3 2 4 5 6 कुछ भी आ गया, मोर देन 1 हो गया, तो हम बोलेंगे डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है, मतलब डिमांड में चेंज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्राइस। इसका कंपनी यूज कैसे करती है वो सिलेबस में नहीं, बट हम तुम लोग को समझाएंगे कि कंपनी इसका यूज कैसे करती है, बहुत सी कंपनी यूज करती है, वो हम समझा देंगे। अभी ये चीज समझ गए इलास्टिक डिमांड होने का क्या मतलब है, कि डिमांड में चेंज एज कंपेयर टू प्राइस ज्यादा हो रहा है तो आपकी इलास्टिसिटी हमेशा मोर देन 1 आएगी। इतना क्लियर है? अच्छा, अगर इसमें आपको ग्राफ बनाने को बोला जाए, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बिना ग्राफ के तो काम हो ही नहीं सकता है। देखो जरा ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, ये ओरिजिन होएगा, ये वाई एक्सिस होगा, यहाँ पे प्राइस शो करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड शो करेंगे, ये एक्स एक्सिस होगा। क्योंकि डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा है तो आपका देखो ग्राफ में कैसे दिखना चाहिए, मान लो प्राइस पी और क्यू से काम चल जाएगा आपका, और डिमांड क्यू। ठीक है, ये प्राइस और ये आपने रखी डिमांड। अभी आप कह रहे हो कि प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ के P1 हो गया, डिमांड फॉल करेगा, और क्योंकि इलास्टिक है तो डिमांड ज्यादा फॉल करेगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखोगे कि आपको कहां पे गैप ज्यादा दिखाना है और कहां पे गैप कम दिखाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप देखो तो हमने यहां पे गैप ज्यादा दिखाया, यहां पे गैप कम दिखाया है, तो अब जब हम लोग डिमांड कर्व बनाएंगे इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए, डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा, TD। ये है हमारा EP इज मोर देन 1, और हम अपने डिमांड कर्व को कह सकते हैं कि डिमांड कर्व इज फ्लैटर।
डिमांड कर्व क्या है हमारा, फ्लैटर है बाकियों के कंपैरिजन। देखो फ्लैट मतलब ये होता है, ऐसे होता है फ्लैट, एकदम स्ट्रेट फ्लैट, ठीक है। जब ये ऐसे होता चला जाएगा डिमांड कर्व, तो हम कहेंगे स्टीपर होता जाता है, उसका स्लोप स्टीप होता चला जाता है। स्टीप समझते हो ना, एकदम ऐसे। और जैसे जैसे ये ऐसे बढ़ रहा है तो स्लोप जो है फ्लैट होता चला जा रहा है। तो ये अगर देखो तो ऐसे जा रहा है, मतलब ये फ्लैट है। अगर यही चीज एकदम ऐसे होता तो हम कहते हैं डिमांड कर्व स्टीपर है। ये स्टीपर और फ्लैटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोग को? हाँ भाई समझो जरा, ये स्टीपर है और ये इसके कंपेयर में फ्लैटर है। कंपैरिजन किया जाए, ये स्टीपर है ये फ्लैटर है, और ये तो फुल फ्लैट हो गया, ये तो फ्लैट हो ही गया। फ्लैटर वर्ड क्या मतलब कंपेरेटिवली, इसके कंपेयर में। तो कभी भी इलास्टिक डिमांड होगा, डिमांड कर्व आपका फ्लैटर होगा, और ये होगा मोर देन 1। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि डिमांड में चेंज तो हो रहा है, लेकिन हमने जैसा कि इलास्टिक का बताया कि डिमांड में फ्लक्चुएशन कम होता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। प्राइस अगर कहो तुम्हारा 10% चेंज हो रही हो, तो डिमांड सिर्फ 8% चेंज हो रहा हो, मतलब 10 से कम होगा। तो अगर हम इस फॉर्मूले में देखें, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, जिसकी वजह से वैल्यू जो आएगी वो हमेशा लेस देन 1 आएगी। आप करके देख लो, 8/10, 9/10। हम नीचे 10 इसलिए रख दिया ना सिंपल के लिए, आप लिख लो 9/11, तो भी आंसर जो आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग करके ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 0 पॉइंट समथिंग मतलब लेस देन 1 हो गया। तो कभी भी आप प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड कर रहे हो और आंसर 0 पॉइंट समथिंग आ गया, तो मतलब वो लेस देन 1 हो गया, जिसे हम लोग कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड। और इन इलास्टिक डिमांड में अगर हम डिमांड कर्व बनाएं, ये ओरिजिन, यहां पे वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, ठीक है। अभी प्राइस में चेंज ज्यादा हो रहा है, मतलब प्राइस में आप गैप ज्यादा दिखाना, और क्वांटिटी में गैप इस बार कम दिखाना। आ रही ना बात समझ में? प्राइस में गैप ज्यादा दिखा दिया, क्वांटिटी में कम। प्राइस में ज्यादा दिखाया। हाँ भाई समझ में आ रही बात? किसी कोई दिक्कत तो नहीं ग्राफ में? अब यहां पे आप ड्रॉ करिए अपना डिमांड कर्व, देखिए जरा। कोई बताएगा ये स्टीपर है कि फ्लैटर है उसके कंपेयर में? पिछले वाले के कंपेयर में कैसा है ये, स्टीपर है कि फ्लैटर है? स्टीपर है। ये देखो नीचे की तरफ झुक रहा है, आप इसको देखो और आप इसको देखो, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये वाला थोड़ा ऐसे जा रहा है, वो वाला थोड़ा वैसे जा रहा था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो डिमांड कर्व क्या होगा, स्टीपर होगा। डिमांड कर्व क्या होगा, स्टीपर होगा। ये है इन इलास्टिक डिमांड। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड में उतना ही चेंज हो जितना प्राइस में चेंज हो, बराबर से चेंज हो रहा है। विच मीन अगर आप ये फॉर्मूला पुट करते हो, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा सेम होगा। विच मीन ईपी हमेशा क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा, हमेशा इज इक्वल टू 1 आएगा। अब जब इज इक्वल टू 1 आएगा और इसका ग्राफ बनाना होगा, तो इसको ग्राफ बनाने में आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है कि बाकी के दोनों ग्राफ जो हमने बनाए थे, स्ट्रेट लाइन बनाए थे, इसमें स्ट्रेट लाइन आप नहीं बनाओगे। प्राइस इसमें हमने बनाया था स्ट्रेट लाइन, आप भी बनाओगे। इसमें हमने बनाया था स्ट्रेट लाइन, आप भी बनाओगे। लेकिन यूनिटरी इलास्टिक जिसे हम लोग इज इक्वल टू 1 कहते हैं, इसमें आप स्ट्रेट लाइन नहीं बनाओगे। इसमें जो आपका ग्राफ होगा वो ऐसा दिखेगा, कर्व के फॉर्म में, ये ऐसे। हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे जो है बना ले रहे हैं।
पी क्यू। पी क्यू डी डी। और आपको क्या ध्यान रखना है, ये गैप आपका बराबर से दिखना चाहिए। मेरा थोड़ा सा बराबर नहीं दिख रहा है, बट आपका ये ग्राफ कैसे दिखना चाहिए, बराबर से दिखना चाहिए। तो यूनिट इलास्टिक में कर्व बनेगा, लीनियर नहीं बनेगा, और ये डिफरेंस आपका क्या दिखना चाहिए, बराबर से दिखना चाहिए। इतना क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये 3 ग्राफ समझ में आए? अब देखो, अब एक्सट्रीम पे आते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब होता है कम चेंज होना, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है नो चेंज। भाई कम का एक्सट्रीम क्या होगा, नो चेंज। तो यहां पे क्या है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड with respect to any change in price, with respect to any change in price। अब एक चीज देखो, जो हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी का ग्राफ बना रहे हैं वो डिमांड कर्व को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मल गुड जहां जहां था वहां सब में क्या हो गया था, इनवर्स रिलेशन होता है, तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बना हर केस में। ठीक है, कौन सी इसका एग्जांपल हो सकता है जहां पे डिमांड जो है परफेक्टली इनइलास्टिक हो? अच्छा, बाकी का हमने एग्जांपल इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या कहते हैं डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो वहां पे हम उनके एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक का एग्जांपल अभी आप खुद सोच लो कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जहां पे प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए, डिमांड में चेंज नहीं होता है, उसका हम एक कॉमन जनरल नेम लिख रहे हैं, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। अब तुम लोग इसका एग्जांपल बताओ कि इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी का क्या एग्जांपल हो सकता है? कोई बता सकता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी का क्या एग्जांपल हो सकता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल इज सॉल्ट। इनएक्सपेंसिव भी और नेसेसिटी भी है, तो सॉल्ट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अभी नमक सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए, आप नमक खाना छोड़ो तो अलग बात है, आप कम भी नहीं करोगे। भाई नमक के बिना खाना आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? तो नमक अगर महंगा हो भी गया ना, तो खाने में जितना नमक पड़ता है उतना ही पड़ेगा, ना कम ना ज्यादा। तो ना सस्ता होने पे आप ज्यादा खरीदोगे, ना महंगा होने पे आप कम खरीदोगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम फॉर्मूले की बात करें ईपी की, तो ईपी का जो ये फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दो तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि डिमांड में तो चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब डिनोमिनेटर आपका हर बार क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब न्यूमरेटर आपका हर बार क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, आपका जो न्यूमरेटर है वो हर बार क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि इसमें तो चेंज हो नहीं रहा है। अब आप डिनोमिनेटर में चाहे जो सी वैल्यू पुट कर दो, आंसर विल ऑलवेज बी जीरो। मींस परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है ईपी इज इक्वल टू जीरो। और इसका जब आप डिमांड कर्व बनाओगे तो इसका डिमांड कर्व, ये वैल्यू जीरो कैसे होगी, तुम ये पूछ रहे हो? बेटा 10 से जीरो को डिवाइड करना है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर जीरो था तो आंसर इन्फिनिटी नहीं, आंसर जीरो होता है। इन्फिनिटी तब होता है जब डिनोमिनेटर में जीरो होता है, समझे ये चीज? अगर हम 10/0 लिखेंगे ना तो इसको हम इन्फिनिटी बोलेंगे, लेकिन 0/10 को हम लोग जीरो बोलते हैं, क्योंकि 10 को आपको सॉरी 0 को 10 से डिवाइड करना है, तो 10 जीरो सा जीरो हो जाता है, इसलिए आंसर इज जीरो। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि 10 को 0 से डिवाइड करो, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिससे आप मल्टीप्लाई करके 10 को, तो कायदे से इसका आंसर जो है नॉट डिफाइंड होता है। बट हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, नॉट डिफाइंड की जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी लिख लेते हैं। कहीं कहीं पे तो नॉट डिफाइंड ही लेके चलते हैं, डैश ही बनाते हैं, और कहीं कहीं पे इन्फिनिटी लेते हैं, वो डिपेंड करता है चैप्टर टू चैप्टर। अब यहाँ पे जीरो आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया। तुम लोग याद रखना, तुम लोग को इतनी चीजें हर हाल में लिखनी होती है, मार्क्स कटे आएंगे, बहुत ज्यादा तुम लोग के मार्क्स कटते हैं इन सब चीजों पे, ये चीज ध्यान रखिए, आईएससी वाले हो तुम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइस आप चाहे P ले लो, प्राइस चाहे आप P1 ले लो, डिमांड Q है तो Q ही रहेगा, विच मीन जब हम डिमांड कर्व यहाँ पे बनाएंगे तो डिमांड कर्व हमारा क्या होएगा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन चला जाएगा।
जिसको हम बोल सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। चाहे प्राइस ये हो जाए, चाहे प्राइस ये हो जाए, कुछ भी कर लो, प्राइस बढ़ाओ या घटाओ, डिमांड हमेशा ऐसे ही चलेगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक में हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो कि आप कह सकते हो स्टीपेस्ट है, एकदम स्ट्रेट। यहां पे कोई चीज रखो धड़ से नीचे ही आएगी। ठीक है, क्लियर है ये? क्लास देखा जाए। परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक को थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, पहले इसका हम ग्राफ समझाते हैं और फिर ग्राफ के साथ ही उसको डिफाइन कर देंगे। ओरिजिन, क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस। मान लो प्राइस पी है, कोई कंज्यूमर क्यू खरीदना चाहता है, कोई Q1 खरीदना चाहता है, कोई Q2 खरीदना चाहता है। इस प्राइस पे जो जितना खरीदना चाहता है उतना खरीद रहा है। ये आपका डिमांड कर्व होता है कि आप जितना खरीदना चाहते हो आप उतना खरीद रहे हो। ठीक है, ये चीज, तो इसको ऐसे बोला जाता है, कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय ऑल दैट ही कैन एट अ गिवन प्राइस। उस प्राइस पे कंज्यूमर जितना खरीदना चाहता है वो खरीद रहा है, बट नथिंग एट अ प्राइस स्लाइटली हायर। अगर आप प्राइस को थोड़ा सा भी बढ़ा के P1 कर दो ना, स्ट्रेट अवे डिमांड जीरो हो जाएगी। तो इसमें जब आप डिमांड कर्व बनाते हो तो यहां पे एक P1 दिखा देते हो। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय ऑल दैट ही या शी कैन एट अ गिवन प्राइस। एक गिवन प्राइस पे वो जितना खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, खरीदने को तैयार है, बट नथिंग एट अ प्राइस स्लाइटली हायर। अगर प्राइस आपने थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ाया तो डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इस चीज को आप कहां इमेजिन कर सकते हो, आप एक ऐसी मार्केट में गए हो जहां हजारों सेलर बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली सेम चीज बेच रहे हैं। मान लो आज सारे सेलर आपको ये आईफोन ये वाला बेच रहे हैं, जो सा भी है 14 या 13 या 12 जो भी है, सब यही बेच रहे हैं। तो एक प्राइस है, उस प्राइस पे कंज्यूमर को जितना खरीदना होगा कंज्यूमर खरीद रहा है। अब एक ने सोचा कि हम अपना प्राइस अगर बढ़ा दें, थोड़ा सा भी बढ़ा दें, उसने बढ़ा दिया, तो कोई उससे क्यों खरीदेगा, क्योंकि 1000 लोग में से एक आदमी ने प्राइस बढ़ाया, 999 उसी प्राइस पे बेच रहे हैं, तो उसकी जो डिमांड होगी उसके एकदम से जीरो पहुंच जाएगी। तो यहां पे प्राइस आप बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड विल बी स्ट्रेट अवे जीरो। दूसरा क्वेश्चन आता है, सर प्राइस कम भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल प्राइस कम कर सकते हो, बट एक चीज बताओ, तुम सब लोग दुकानदार हो, ठीक है, सब कारोबारी हो, जब तुम्हारा इस प्राइस पे जितना चाहे उतना कंज्यूमर खरीदने को तैयार है तो कम क्यों करोगे। अगर तुमने प्राइस 100 रखा है और उस पे तुम इतना बेच ले रहे हो कि तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कम क्यों करोगे। तो यहां पे ना प्राइस बढ़ा सकते हो ना प्राइस कम कर सकते हो, इसीलिए यहां पे क्या हो जाता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जीरो हो जाता है। क्योंकि अगर आपने प्राइस को थोड़ा सा भी बढ़ाया ना तो डिमांड स्ट्रेट अवे इनफाइनाइट से जीरो हो जाएगी। प्राइस पी है, पी पे डिमांड इनफाइनाइट है, जितना चाहे उतना खरीद सकता है, लेकिन जैसे आपने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया डिमांड स्ट्रेट अवे जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो देयर इज एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड ड्यू टू नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस। लेकिन आप लिखोगे ये, तो अभी समझे प्राइस क्यों नहीं यहां पे चेंज होगा। आप ऐसे बताओगे कि प्राइस को आपने थोड़ा सा भी बढ़ाया तो डिमांड स्ट्रेट अवे जीरो हो सकती है, इसलिए सेलर कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस, यहां पे प्राइस इंक्रीज नहीं हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या सर प्राइस कम कर सकते हैं। क्यों कम करोगे, जब तुम्हारा ऑलरेडी इस प्राइस पे इनफाइनाइट बिक रहा है तो प्राइस कम करने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता है। विच मीन आपके पास बस यही एक प्राइस है, इसी प्राइस पे बेचो। परसेंटेज चेंज इन डिमांड की अगर हम बात करें तो इस प्राइस पे इनफाइनाइट है, जितना चाहे उतना खरीद रहा है, लेकिन ये आपका जीरो है। डिमांड का कोई लिमिट ही नहीं, डिमांड कितना भी हो सकती है। विच मीन अगर हम लोग फॉर्मूला यहां पे पुट करें ईपी वाला,
तो जो आपका ईपी वाला फॉर्मूला होगा वो होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जहां पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो हमने क्या बोला था, हम लोग उसे क्या लेके चलेंगे, इन्फिनिटी लेके चलेंगे। ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, और ये सारे हो गए डिग्रीज। अब इन सारी डिग्रीज को जरा एक साथ फिर से हम लिखते हैं और एक चीज पे जरा गौर करते हैं हम लोग कि परफेक्टली इलास्टिक, उसके बाद इलास्टिक, उसके बाद यूनिट, उसके बाद इन इलास्टिक, और फिर परफेक्टली इन इलास्टिक। यहां पे अगर आप देखो तो ग्राफ हमारा कैसा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, फ्लैट, एकदम फुल फ्लैट। परफेक्टली इलास्टिक से जब आप इलास्टिक पे आए तो इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम हुई, थोड़ा सा फ्लैटर हुआ, ये यूनिट हो गया, एकदम बराबर से हो गया। फिर इलास्टिसिटी फर्दर कम हुई तो स्टीप हो गया, और परफेक्टली इलास्टिक गए तो ऐसे हो गया। जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो इलास्टिसिटी कम हो रही है। आप देखो आपके डिमांड कर्व में कैसे चेंज हो रहा है। कम इलास्टिसिटी मतलब डिमांड कर्व स्टीपर होगा, ज्यादा इलास्टिसिटी मतलब इस डिमांड कर्व फ्लैटर होगा। ये चीज क्लियर है? तो एक लास्ट चीज बताएं और क्लास को खत्म करें। हाँ भाई, इतना क्लियर है सबको? एक लास्ट चीज देखो और फिर पैकअप करते हैं। अब देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या बोला कि वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से एक क्वेश्चन आ जाता है जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी की कुछ वैल्यू दी होती है, -2, -1.8, 0, 0.8, माइनस का, और -0.5, और बोल देता है कि इसको हमें अरेंज करना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब ऐसे अगर आप देखो तो हर बार ये माइनस का है, हर बार माइनस का, इसका क्या मतलब है, हर बार लेस देन 1 हो जाएगा। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यार ये तो सारी वैल्यूज लेस देन 1 है, बट ऐसा नहीं है। और अगर आप माइनस में इनको कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। 0 के बाद आप देखो कि -0.5 आएगा, फिर -0.8 आएगा, फिर -1.8 आएगा, फिर -2 आएगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमेशा नेगेटिव में आना है। तो अगर आपके सामने वैल्यू ऐसे लिखी हो तो आप कहते हो माइनस यानी कि लेस देन 1 तो है ही, तो आप उसे हर बार लेस देन 1 बोल दोगे, ये गलत है। और माइनस के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो गलत है। तो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें आपको अरेंज करना हो या बताना हो कौन मोर इलास्टिक है, कौन लेस इलास्टिक है, तो उसमें आप क्या करोगे, माइनस के साइन को सबके इग्नोर कर दोगे। जैसे -2, -1.8, 0, -0.5 और -0.8, आप सब में माइनस का साइन इग्नोर कर दो तो बचता है 2, 1.8, 0, 0.5 और 0.8। और अब आप देखो कौन सा लेस देन 1 है, कौन सा मोर देन 1 है। और अब अगर इनको अरेंज करना है तो आप अरेंज भी कर सकते हो। तो देखो ये दोनों वैल्यू अब क्या है, ईपी इज मोर देन 1 हो गई। ये क्या हो गया, ईपी इज 0 जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। ये क्या हो गया, मोर इलास्टिक हो गया या इलास्टिक बोल लो। और ये दोनों वैल्यू हो गई ईपी इज लेस देन 1, क्योंकि आंसर 0 पॉइंट समथिंग में दिया हुआ है। तो कभी भी अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आप माइनस का साइन इग्नोर करके करोगे। और अगर हम इनको कंपेयर करें, अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं कि सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा। तो इन सब में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी है, 2 की। 2 से छोटा नंबर है 1.8, 1.8 से 0.8, 0.8 से छोटा नंबर है 0.5 और उससे छोटा नंबर है 0। आपको ऐसे अरेंज करना है, ठीक है। और माइनस के साइन के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चाहे वैल्यू कुछ भी आए,
आप हमेशा याद रखना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमेशा नेगेटिव होता है। आप नेगेटिव के साइन को इग्नोर करके और फिर देखते हो मोर देन 1, लेस देन 1, इज इक्वल टू 1 या इज 0, तो फिर सिंपल। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, पैकअप करते हैं।